नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। चीन के हांगझोउ में एशियाई पैरा गेम्स 2023 में भारत ने पदकों का शतक पूरा कर लिया है। भारत ने एशियन पैरा ओलंपिक गेम्स में अब तक 28 गोल्ड, 31 सिल्वर, 34 ब्रॉन्ज समेत 108 पदक जीत चुके हैं। मेडिकल तालिका में भारत 5वें नंबर पर है। पैरा ओलंपिक गेम्स में भारत के 100 से ज्यादा पदक जीतने पर प्रधानमंत्री मोदी ने खिलाड़ियों को बधाई दी है। खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि एशियन पैरा ओलंपिक गेम्स में 100 मेडल खुशियों का वो क्षण जिसका कोई सानी नहीं है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मतदान 17 नवंबर को है। इस बीच आए एक ताजा सर्वे ने राज्य के राजनीतिक गलियारे में हलचल मचा दी है। हाल ही में जी न्यूज ने एक सर्वे जारी किया है। इसमें मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलता दिखाया गया है। वहीं बीजेपी के लिए इस सर्वे के नतीजे चौंकाने वाले हैं। ताजा सर्वे के मुताबिक भाजपा को विधानसभा चुनाव 2023 में काफी सीटों का नुकसान हो सकता है। चुनाव से ठीक पहले आए इस सर्वे ने बीजेपी की परेशानी बढ़ा दी है। लेटेस्ट सर्वे में कांग्रेस को 132 से 146 सीटें मिलती हुई दिखाई गई हैं। वहीं भाजपा को 84 से 98 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। इस सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 0 से 5 सीटें इस बार अन्य के खाते में जा सकती हैं। वहीं अगर वोट शेयर की बात करें तो कांग्रेस को 46% वोट शेयर मिलने का अनुमान है। वहीं भाजपा को 43% वोट शेयर मिलने का अनुमान जताया गया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज मध्य प्रदेश के दमोह जिले में हैं। ये उनका बुंदेलखंड में पहला चुनावी दौरा रहा है। प्रियंका ने इस दौरान जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में रोजगार के मौके बेहद कम हैं, इसलिए यहाँ पलायन बहुत हो रहा है। पिछले 3 साल में मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने सिर्फ 21 नौकरियां दी हैं। इस दौरान प्रियंका ने कहा कि इनकी स्कीमें देख लो, लेकिन फिर विवेक से वोट डालो। प्रियंका ने कहा कि हमने गारंटियां दी हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि ये गारंटियां पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि हम छत्तीसगढ़ में पूरी कर रहे हैं, हम ये वादे अपने प्रदेशों में पूरा कर रहे हैं, हम कहे जाएं तो वोट मत देना। उन्होंने कहा कि आप जागरूक बनो, हमसे भी सवाल उठाओ, गारंटियां पूरी ना हो तो दोबारा वोट मत देना, आप अपना भविष्य अपने हाथों में लो। अमित शाह भी आज मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। वो पहले सागर और खजुराहो का दौरा करेंगे और यहाँ पर कार्यकर्ताओं की एक बैठक लेंगे। इसके बाद वो रीवा, शहडोल जिले के दौरे पर जाएंगे। वहां भी अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे और उनमें जोश भरेंगे। अमित शाह उज्जैन भी जाएंगे, जहां वो महाकाल के दर्शन करके रोड शो करेंगे। वो अगले 3 दिन तक भोपाल, इंदौर, ग्वालियर जिले का भी दौरा करेंगे और यहाँ भी बीजेपी के बूथ लेवल तक के कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। 3 दिन के दौरे पर वो 230 विधानसभा कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर अब एक बार फिर इंडिया टीवी का सर्वे आया है। सर्वे में कांग्रेस की नींद उड़ा दी गई है। इस सर्वे में बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ दिखाया गया है। इस सर्वे के बाद बीजेपी भी जोश में आ गई है। इंडिया टीवी CNX के ओपिनियन पोल में बीजेपी को बहुमत मिलता नजर आ रहा है। पोल के मुताबिक बीजेपी को 200 सीटों में 125 सीटें मिल रही हैं। वहीं कांग्रेस को 72 सीटों पर सिमटता हुआ दिखाया गया है। कांग्रेस बहुमत से 23 सीटें दूर दिखाई गई है। वहीं अन्य के खाते में 3 सीटें मिल रही हैं। वहीं सितंबर महीने में आए सर्वे में बीजेपी कांग्रेस में टक्कर दिखाई गई थी। IANS पोलस्टैट ने 1 से 13 सितंबर के बीच सर्वे किया था। इस सर्वे में 200 सीटों में से कांग्रेस को 97 से 105 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया था। वहीं बीजेपी को 89 से 97 और BSP को 0 से 4 सीटें मिलने की संभावना जताई गई थी। कुल मिलाकर अभी सर्वे पूरी तस्वीर साफ नहीं कर पा रहे हैं। मुकेश अंबानी को फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। ये धमकी रुपए की उगाही के लिए दी गई है। पुलिस ने कहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को इस हफ्ते की शुरुआत में एक ईमेल में एक शख्स ने 20 करोड़ रुपए नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी। ईमेल में कहा गया, अगर तुम हमें 20 करोड़ नहीं दोगे तो हम तुम्हें मार डालेंगे। हमारे पास भारत में सबसे अच्छे शूटर हैं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने मान लिया है कि उन्होंने संसद लॉगिन और पासवर्ड दर्शन हीरानंदानी को दिया था, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने पैसे और गिफ्ट लेने के आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने इस सवाल का जवाब भी दिया है कि दर्शन हीरानंदानी को संसद लॉगिन ID और पासवर्ड क्यों दिया था। उन्होंने कहा है कि हीरानंदानी उनके दोस्त हैं और उन्होंने संसद में पूछे जाने वाले सवाल को उनके कार्यालय में किसी से टाइप कराने के लिए लॉगिन पासवर्ड दिया था। महुआ मोइत्रा ने ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब इंटरव्यू में दिए हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे द्वारा आरोप लगाए जाने के बाद पहली बार विस्तृत जवाब दिया गया है। उन्होंने इंडिया टुडे के साथ इंटरव्यू में कहा कि दर्शन हीरानंदानी के कार्यालय में किसी ने वो प्रश्न टाइप किया जो मैंने संसद की वेबसाइट पर दिया था। प्रश्न डालने के बाद वो मुझे जानकारी देने के लिए
फ़ोन करते और मैं तभी सवालों को एक बार में पढ़ जाती, क्योंकि मैं हमेशा अपने निर्वाचन क्षेत्र में व्यस्त रहती हूँ। सवाल डालने के बाद मेरे मोबाइल फ़ोन पर एक OTP आता है, मैं वो OTP दूं तो ही सवाल सबमिट किया जाता है। इसलिए ये आरोप कि दर्शन मेरी ID पर लॉगिन कर खुद के प्रश्न पूछे हास्यास्पद है। महुआ मोइत्रा की सफाई दर्शन हीरानंदानी के एक हलफनामा जारी करने के बाद आई है, जिसमें हीरानंदानी ने दावा किया था कि महुआ ने उन्हें संसद लॉगिन और पासवर्ड दिया था ताकि वो उनकी ओर से सवाल पोस्ट कर सकें। साक्षात्कार में महुआ मोइत्रा ने कहा कि बीजेपी का दावा है कि मैंने संसद लॉगिन एक विदेशी संस्था को दिया है। उन्होंने कहा कि दर्शन हीरानंदानी मेरा दोस्त है और उनके पास भारतीय पासपोर्ट है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी का यह भी दावा है कि दर्शन ने दुबई से लॉगिन किया, मैंने खुद स्विट्जरलैंड से लॉगिन किया है। अगर NIC के सवाल और जवाब इतने गोपनीय हैं तो आप ऐसे IP एड्रेस पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाते? उन आरोपों पर कि उन्होंने पैसे लेकर अडानी के खिलाफ हीरानंदानी के लिए लड़ाई लड़ी, महुआ मोइत्रा ने इंडियन एक्सप्रेस से इंटरव्यू में कहा, मुझे बताएं पैसा कहाँ है। साबित करने वाली मुख्य बात बदले की भावना है। दर्शन ने अपने हलफनामे में कहा है कि वो प्रधानमंत्री मोदी के सबसे बड़े प्रशंसक हैं। उन्होंने अडानी पर कहाँ हमला किया है? मेरे सवालों का हलफनामे में दिया गया विश्लेषण हास्यास्पद है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि देहादराई की शिकायत फर्जी है। TMC सांसद ने कहा, आपने फर्जी शिकायत दर्ज करने के लिए एक खराब संबंध वाले शख्स का इस्तेमाल किया है और आपने इसका समर्थन करने के लिए मेरे दोस्त के सिर पर बंदूक तान दी है। लेकिन दोनों आरोपों को मेल खाना होगा। महंगे तोहफे लेने के आरोपों पर उन्होंने कहा, मेरी जानकारी के अनुसार दर्शन हीरानंदानी ने मुझे मेरे जन्मदिन पर एक हर्मीज स्कार्फ दिया है। मैंने बॉबी ब्राउन मेकअप सेट मांगा, उन्होंने मुझे मैक आई शैडो और बिट पीच लिपस्टिक दी थी। TMC सांसद ने यह भी कहा है कि जब वो मुंबई या दुबई में होती थी, दर्शन की कार उन्हें हवाई अड्डे से पहुंचाती और छोड़ती थी। मैं आपको बिल्कुल सच बता रही हूं, और क्या दर्शन इससे ज्यादा कुछ साबित कर सकते हैं? मैंने उनसे कभी कोई नकदी या कुछ और नहीं लिया है। मैं अपनी ईमानदारी पर कायम हूं। सवाल पूछने के लिए कथित तौर पर पैसे लेने के आरोपों का सामना कर रही TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने अब आरोप लगाया है कि संसद में सवाल नहीं पूछने के लिए उनको पैसे की पेशकश की गई थी। महुआ मोइत्रा ने शुक्रवार को इंडिया टुडे के साथ एक साक्षात्कार में दावा किया कि अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी ने पिछले 3 वर्षों में 2 लोकसभा सांसदों के माध्यम से उनसे 2 बार संपर्क किया। उन्होंने कहा कि अडानी ने पिछले 3 वर्षों में 2 लोकसभा सांसदों के माध्यम से मुझसे संपर्क किया है ताकि वो उनके साथ मेज पर बैठ सकें और समाधान निकाल सकें। मैंने डील करने से इनकार कर दिया है। मुद्दा ये है कि वो सवाल ना करने के लिए नकद दे रहे थे। इजराइल पर हमास के हमले के 3 हफ्ते पूरे हो चुके हैं। हमास ने इजरायली ठिकानों पर 7 अक्टूबर को हमला किया था। इसमें इजराइल के 1400 नागरिकों की मौत हो गई थी। इसके अलावा हमास ने इजराइल के 200 लोगों को बंधक बना लिया था। इसके बाद इजराइल ने गजा पट्टी पर सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी। ये कार्रवाई जारी है। ताज़ा खबरों के मुताबिक इजरायली हमलों में गजा पट्टी में अब तक 7000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और इजराइल की सेना गजा में लगातार हमले जारी रखे हुए है। दक्षिणी इजराइल से गजा पर रॉकेटों से हमला हो रहा है। इस बीच गजा में हजारों फलस्तीनी नागरिक भारी मुसीबत से घिरे हैं। वो इजराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष में बम धमाकों और खाने पीने की चीज़ों की भारी किल्लत के बीच फंसे हुए हैं। इजराइल हमास युद्ध में संघर्ष विराम की मांग करने वाले सैकड़ों प्रदर्शनकारी शुक्रवार को मिडटाउन मैनहट्टन में ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल पर जमा हो गए। ये विरोध 3 सप्ताह पहले संघर्ष शुरू होने के बाद से न्यूयॉर्क शहर में सबसे बड़े विरोध प्रदर्शनों में से एक है। यहूदी वॉइस फॉर पीस द्वारा आयोजित ये प्रदर्शन तब हुआ जब इजराइल ने गजा के अंदर अपने सैन्य अभियान बढ़ा दिए। प्रदर्शनकारियों ने अभी संघर्ष विराम करो और गजा को जीने दो के नारे लगाते हुए रेलवे स्टेशन को भर दिया। अधिकांश ने काली शर्ट पहनी हुई थी जिस पर लिखा था हमारे नाम पर नहीं। एक पुलिस अधिकारी ने अनुमान लगाया कि लगभग 1000 प्रदर्शनकारी थे। अमेरिकी कॉलेज परिसरों में यहूदी विरोधी भावना बढ़ती जा रही है। इसे खुद व्हाइट हाउस ने भी माना है और इसकी निंदा की है। अमेरिकी कॉलेज परिसरों में इजराइल के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों पर व्हाइट हाउस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। टाइम्स ऑफ इजराइल की एक रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस ने गुरुवार को गजा युद्ध शुरू होने के बाद से अमेरिकी कॉलेज परिसरों में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों की अजीब और विरोधी गतिविधियों की निंदा की है।
इसमें कहा गया है कि व्हाइट हाउस के उप प्रेस सचिव एंड्रू बेट्स ने द टाइम्स ऑफ इजराइल को बताया है कि कॉलेज परिसरों में यहूदी विरोधी संदेशों का बेहद परेशान करने वाला पैटर्न है। उन्होंने कहा कि पिछले सप्ताह में हमने कॉलेज परिसरों में ऐसे विरोध प्रदर्शन और बयान देखे हैं जो इजराइल राज्य के विनाश की बातें करते हैं। यहूदी लोगों के खिलाफ नरसंहार का आह्वान देखने को मिला है। इसके कारण यहूदी छात्रों को खुद को इमारतों के अंदर भी बंद करना पड़ा है। रिपोर्ट कहती है ऐसा लगता है कि देश भर में बढ़ती यहूदी विरोधी घटनाओं ने व्हाइट हाउस को और अधिक मजबूती से बोलने के लिए प्रेरित किया है। भारत ने यूएन जनरल असेंबली में गजा संकट पर लाए गए प्रस्ताव पर वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। प्रस्ताव गजा में नागरिकों की सुरक्षा और वहां कानूनी और मानवीय कदमों को जारी रखने के समर्थन में था, लेकिन भारत इस पर वोटिंग से दूर रहा। दूसरी ओर भारत ने हमास के हमले की निंदा करने वाले कनाडा के संशोधित प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। हालांकि 2/3 बहुमत न होने से यूएन जनरल असेंबली में यह ड्राफ्ट प्रस्ताव गिर गया। भारत के अलावा जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, इराक, इटली, स्वीडन, यूक्रेन, जिम्बाब्वे जैसे देशों ने भी इसमें हिस्सा नहीं लिया। गजा पट्टी में अभी भी संचार लगभग पूरी तरह से बंद है। फिलिस्तीनी दूरसंचार कंपनी के अनुसार फीडर लाइनों और टावरों पर भारी इजरायली बमबारी के कारण फोन नेटवर्क और इंटरनेट बड़े पैमाने पर काट दिया गया है। अल जजीरा ने कहा है कि हम अपने संवाददाताओं से सीधे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। प्रोजेक्ट जर्नलिस्ट कमेटी ने एक बयान जारी कर कहा है कि कम्युनिकेशंस ब्लैकआउट एक समाचार ब्लैकआउट है, जिससे गलत सूचना फैलने के गंभीर नतीजे हो सकते हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार ह्यूमन राइट्स वॉच के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि गजा में दूरसंचार सेवाएं लगभग पूरी तरह बंद कर दिए जाने से वहां बड़ी तादाद में लोगों पर होने वाले जुल्म पर पर्दा पड़ सकता है। ह्यूमन राइट्स वॉच में सीनियर टेक्नोलॉजी और ह्यूमन राइट्स रिसर्चर डेबोरा ब्राउन ने एक ऑनलाइन पोस्ट में कहा है कि गजा में जिस तरह से सूचनाओं को ब्लैकआउट करने की कोशिश हो रही है, उससे लोगों पर होने वाले जुल्म को छुपाए जाने का खतरा पैदा हो गया है। इसमें मानवाधिकार के दमन को और बढ़ावा मिल सकता है। इससे पहले कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने भी वहां सूचनाओं के ब्लैकआउट पर चिंता जताई थी। कमेटी ने कहा था कि वहां जल्द से जल्द संचार सेवाओं को बहाल किया जाना चाहिए। संगठन का कहना था कि उसके न होने से दुनिया को इस संघर्ष के बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी रक्षा विभाग ने कहा है कि उसके लड़ाकू विमानों ने सीरिया में हमले के दौरान ईरानी सेना की ओर से इस्तेमाल किए जाने वाले एक हथियार भंडार को ध्वस्त कर दिया है। पेंटागन के मुताबिक इसका इस्तेमाल ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कर रहे थे। अमेरिका ने कहा है यह हमला उसने अपने लोगों को बचाने के लिए किया है। हमले में कोई घायल नहीं हुआ है। पेंटागन के ब्रिगेडियर ने कहा है कि पूर्वी सीरिया पर उसके हमले का संबंध इजराइल और हमास संघर्ष से नहीं है। राइडर ने बताया कि 7 अक्टूबर को इराक और सीरिया में अमेरिका और गठबंधन की फौजों पर 20 से ज्यादा हमले हुए हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।